अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन है, देखें ये एज यूजुअल मोस्टली अनसर्टेनिटीज और बेस क्वांटिटीज के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, लेंथ मास एंड टेम्परेचर आर ऑल एसआई बेस क्वांटिटीज। ठीक है, प्लीज जरा यहाँ पे पढ़ लिया करें, बेस यूनिट्स की बात हो रही है या बेस क्वांटिटीज की बात हो रही है। अगर बेस क्वांटिटी की बात हो रही है तो वो है लेंथ मास टेम्परेचर, और कौन कौन है, और है टाइम, और कौन है, और है इलेक्ट्रिक करंट। इसको पूरा लिखना ज्यादा बेहतर है, इलेक्ट्रिक करंट, नॉट जस्ट करंट, इट्स बेटर यू राइट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और कौन सी दो हैं जो हम लिख सकते हैं, लेकिन पहली प्रिफर्ड ये है कि ये लिखें, क्योंकि वो जो दो हैं वो सिलेबस में हम एज सच नहीं पढ़ते। ठीक है, वो एक्स्ट्रा है, और वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी यूनिट है मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट मोल्स। और क्या हम बोल सकते थे, और एक और बोल सकते थे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये राइटिंग समझ नहीं आएगी आपको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, कि लाइट की ब्राइटनेस कितनी ज्यादा कम, उसकी भी यूनिट्स होती हैं। उसके यूनिट होते हैं, क्या होते हैं, मैं भूल रहा हूँ, कैंडला होता है, कैंडला होता है। ठीक है, ऐसे ही कोई नाम है, मैं भूल रहा हूँ, खैर वो जरूरी नहीं यार है हमें लेकिन ये दो यूनिट हमारे सिलेबस में नहीं थे ना। नहीं है बॉस, नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्ट होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं। अगर लेट से कोई बच्चा टाइम भूल जाए और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख ले, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये बताया था मैंने। सही, तो 7 टोटल बेस क्वांटिटीज हैं, सातों की सातों एक्सेप्टेबल है, लेकिन सिलेबस में आखिरी दो नहीं। मगर अगर आप लिख लेंगे यू विल गेट द मार्क। इफ यानी somebody do not does not write temperature, does not write electric current, बल्कि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिखता है, ही आल्सो स्कोर्स फुल 2 out of 2। ठीक है, ओके, और इसकी यूनिट्स भी मैंने आपको बता दी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल्स, और इसकी क्या होती है, कैंडला। अगर ये क्वेश्चन होता एसआई बेस यूनिट्स तो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं लिख रहे होते, बल्कि लिख रहे होते मोल्स। इसी तरह यहाँ टाइम नहीं लिख रहे होते, बल्कि लिख रहे होते सेकेंड्स। यहाँ करंट नहीं लिख रहे होते, बल्कि लिख रहे होते एम्पेयर्स। तो बस मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मोस्ट स्टूडेंट्स बहुत जल्दी से पढ़ लेते हैं, एसआई का वर्ड सुन के ना वो बस क्वांटिटीज लिख लेते हैं या तो यूनिट्स लिख लेते हैं। पढ़ लें कि क्या मांगा है, क्वांटिटीज मांगे या यूनिट्स मांगे। ठीक है, ओके, पार्ट बी। पार्ट बी में हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है जी का। दिस फॉर्मूला इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सिलेबस, दैट मींस यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला दिया जा सकता है और वो उसी केस में, उसी सिचुएशन में यूज हो रहा हो। ओके, सो आई कैन सी 4 इज कांस्टेंट हियर, पाई इज कांस्टेंट हियर, दिस लेंथ उसकी वैल्यू दी हुई, और ये टेम्परेचर, ये दो वेरिएबल्स हैं जिनकी यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन। अच्छा जी, कुछ पढ़ने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी। जी की वैल्यू चाहिए। तो अगर अनसर्टेनिटी ऑफ जी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, यानी कि एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ जी चाहिए, तो सबसे आसान होता है ये पार्ट। एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ को उठाएं और इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें। एक्चुअल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जो भी है, टाइम पीरियड है, उसको उठाएं और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। सो यू विल गेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी, दैट्स इट। ये सब 3 सिग्निफिकेंट में दी हुई है, आप अपना आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट में लिखेंगे। ठीक है, जो डेटा में वैल्यूज डाल रहे हैं आप 3 सिग्निफिकेंट में डाल रहे हैं, तो आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा जी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, एल की जगह लिखेंगे 1.50, और टेम्परेचर की जगह, टाइम पीरियड की जगह लिखेंगे 2.48 होल स्क्वायर, एंड वील गेट सम आंसर। जो भी आंसर आएगा, लेट सपोज आपका आंसर आ जाता है, मैं ऐसी वैल्यू दे रहा हूँ 7.536 वगैरह वगैरह, तो 3 सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करने का मतलब ये है, दीज आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सो विल लुक एट द फोर्थ फिगर। इफ द फोर्थ फिगर इज 5 और ग्रेटर देन 5, वी एड 1 इन द प्रीवियस फिगर, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.54। लेकिन अगर हमारा आंसर आ रहा होता 7.534 आ रहा होता, तो अब क्योंकि चौथी फिगर 5 से कम है, तो हम पीछे ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है भाई? हम्म, अगर किसी के पास कैलकुलेटर है वो करके देख ले, आई थिंक सही है, जो मैं निकाल लेता हूँ, इसका आंसर आ रहा है समथिंग 9.63। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 9.63। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आंसर कैसे निकालना है, सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है व्हाट व्हाट मेथड डू यू टेक, कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी।
अब देखिए कुछ बच्चे इसका बहुत लंबा रूट लेके भी आंसर निकाल सकते हैं जो कि नीडेड नहीं है। और क्या लंबा रूट है वो जरा सुनो। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए तो पहले हम क्या निकालते हैं, देखें ये निकालते हैं डेल्टा जी अपॉन जी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन जी इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन एल प्लस 2 टाइम्स द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। लुक एट द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में जो जो कांस्टेंट है उसमें तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है। फोर को यूज नहीं करेंगे, पाई स्क्वायर को यूज नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि टी की पावर 2 है तो वो 2 टाइम्स होगा, क्योंकि टी के अंदर यानी कि टाइम के अंदर जो भी अनसर्टेनिटी है वो 2 दफा एरर का बाइस बनेगी इस कैलकुलेशन में। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, अब ये कब करते ये वाले रूट, अभी फिलहाल मैं ये रूट यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी और एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी नहीं दी हुई कि मैं इनको डिवाइड करके फ्रैक्शनल निकालूं। मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एल और एक्चुअल वैल्यू ऑफ एल के लिए मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर मैं अपने डेटा को देखूं, यहाँ पे ये नॉर्मली ये दिया हुआ होता था एक्चुअल वैल्यू ऑफ एल, सॉरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी हुई होती थी। दिस यूज्ड टू बी नॉर्मली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और उसके कोई ना कोई यूनिट्स होते थे। लेकिन ये तो परसेंटेज में दी हुई है तो हमें खुद ही परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है। तो या तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी दी हुई हो तो हम उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई हो तो भी हम उनको ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई बाय 100 करूं और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? है ना? तो जब मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को मल्टीप्लाई बाय 100 करूं तो एक तरह से क्या मिल रहा है मुझे? लेफ्ट साइड पे मुझे मिल रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी, और ये 100 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल प्लस 2 टाइम्स द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। इसका मतलब इफ आई नो द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऑलरेडी, आई कैन जस्ट ऐड देम। आई डू नॉट नीड टू यूज द लॉन्गर रूट। ठीक है, तो मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दी हुई है, मैं सिर्फ उनको ऐड कर दूंगा। क्या क्या दी हुई है परसेंटेज अनसर्टेनिटी? लेंथ की दी हुई है 2% प्लस 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स? क्योंकि जो टी है वो टी का स्क्वायर है तो उसकी अनसर्टेनिटी 2 दफा है। 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, दैट इज 3%। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? 2 + 6 यानी कि 8%। तो इसका आंसर है 8%। ठीक है, परसेंटेज ऑलरेडी लिखा हुआ यूनिट्स में, आई जस्ट नीड टू राइट 8। आई होप दिस इज क्लियर। मैं बता देता हूँ कि ये कैसा होता तो मैं मुझे क्या करना पड़ता है, यानी क्या नॉर्मली क्या आता है क्वेश्चन, और फिर हम उस वक्त क्या करते हैं। देखो नॉर्मली क्वेश्चन ये आता है, L इक्वल्स टू 1.50 प्लस माइनस 0.2, और फिर आगे लिखा हुआ होता है मीटर्स, यानी कि ये भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.2। सही है। और नॉर्मली टाइम पीरियड इस तरह आता है 0.48 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड्स। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम क्या करते थे, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि नॉर्मली कन्वेंशनली क्वेश्चन कैसे आते थे, आज नॉर्मली ज्यादा कैसे आते। फिर हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी कैसे निकालते हैं। अब तो मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम नहीं दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये वाला मेथड करते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और वो मेथड है ये करते एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन जी और एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी इक्वल्स टू, सही है, absolute uncertainty in L or actual value of L plus 2 times the absolute uncertainty in T or actual value of T। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये पूरी चीज क्या कहलाएगी तो आप क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड fractional uncertainty in G। If I ask you what is this thing called, you will say, sir, this is called fractional uncertainty in length। What is this called? Fractional uncertainty in time period। ठीक है? So if you want to find out fractional uncertainty in G, we need to add the fractional uncertainty in L। Similarly, अगर मुझे percentage uncertainty in G चाहिए तो मैं पहले fractional निकाल लूंगा और फिर end में उसको multiply by 100 कर दूंगा, क्योंकि हमें maths का रूल पता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। ठीक है, और फिर मेरा आंसर क्या होता है बस ये आपको पता है। दिस इज डेल्टा एल एब्सोल्यूट आंसर, दिस इज एक्चुअल एल, दिस इज डेल्टा टी, दिस इज एक्चुअल टी। ये यूज करके मेरे पास आंसर आ जाता है इसका। लेट्स से आंसर आ जाता है 2.38। तो मैं इस जी की वैल्यू को वहां मल्टीप्लाई कर देता। ये जी की वैल्यू कौन है?
ये अभी हमने थोड़ी देर पहले जो निकाली है ये, इसको वहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन जी आ जाएगी। लेकिन अगर लेट्स से हमें फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी चाहिए, इस 2.38 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी आ जाती। अब मैंने कोशिश की है, मैंने सारा समराइज करा दूं थोड़ा अलग, आई होप कि आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, नहीं आएंगी तो यू नीड टू रेफर टू योर नोट्स एंड सी व्हाट आर द differences between fractional uncertainties, percentage uncertainty. All right, the next part is, तो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी 8 निकाल ली है जिसका आंसर है 9.63। कह रहे पिछले दोनों पार्ट्स को यूज करो एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालो जी की, यानी कि डेल्टा जी की बात हो रही है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, इफ percentage uncertainty is 8, see this is how we write percentage uncertainty, where this is where this is absolute uncertainty in g जो अभी हमें निकालनी है, ठीक है। this is actual value of g जो कि ये है, और ये उसकी वैल्यू है पूरे परसेंटेज। दिस होल थिंग इज कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। सो द बिगेस्ट सर्कल इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी, and the new circle in the at the top, this is absolute uncertainty in g, and this is the actual value of g. Acha, the circle that I have made with the red one, what should this be called? इसका नाम क्या होना चाहिए? देखिए हमें नाम अच्छी तरह पता होने चाहिए। जो मैंने रेड से सर्कल बनाया है इसका क्या नाम होगा? कैन एनीबडी टेल मी? जो रेड से सर्कल बनाया है इसको, uncertainty. yes, in what? In g, so in the value of g. Okay, अब जो मैंने ब्लैक से सर्कल बनाया है इसका क्या नाम होना चाहिए? कैन समबडी एल्स आंसर दिस? ब्लैक से जो सर्कल बनाया है इसका क्या नाम होना चाहिए? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एग्जैक्टली, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, क्योंकि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ओके, अब जो ब्लैक से सर्कल बनाया है इसका क्या नाम होना चाहिए? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। वेरी गुड, एग्जैक्टली, एब्सोल्यूट आंसर। चलो बस, आई होप कुछ समझ आया होगा। अच्छा जी, अब ये चेक करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है, जो मैंने अभी ब्लैक से सर्कल किया ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, जी की वैल्यू पता है 9.63 है, ऊपर निकाली भी है, और यहाँ से आपकी डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी। आए करके देख लेते हैं, 8/100 मल्टीप्लाई बाय 9.63, ये आ गया 0.7704। अब एक जरा बात गौर से सुनिएगा, 0.7704। एक बात जो गौर से सुनने वाली है वो ये कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का हमेशा आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का आंसर 1 सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करते हैं। तो हमारा आंसर 1 में राउंड ऑफ करने के लिए मुझे दूसरी फिगर को देखना पड़ेगा। दूसरी फिगर 7 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो पीछे वाली में एक ऐड कर देंगे, आई विल गेट द आंसर 0.8। So 0.8 is the answer of absolute answer. I hope this question is clear. So we have gotten a page to do all our rough working. Okay, question number 2. अब एक डॉल्फिन है, it is swimming underwater at constant speed of 4.5 meters per second. The dolphin emits a sound as it, अब हमें पता होता है कि डॉल्फिन ब्लाइंड डॉल्फिन होती हैं, ये अपने आपको रास्ता दिखाने के लिए अल्ट्रासाउंड भेजती हैं और उसको देखती हैं कितनी जल्दी रिफ्लेक्ट हो के आ रही है वगैरह वगैरह। शायद ये वो सवाल है, आई थिंक सो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय द डाइवर, नहीं वो नहीं है, उसकी नेविगेशन कह रहा है। बस एक डॉल्फिन ने साउंड निकाली कुछ फ्रीक्वेंसी की, और स्टेशनरी डाइवर है पानी के अंदर, क्योंकि मैंने बताया था कोई एक बंदा मूव करना चाहिए। हमारे सिलेबस में दोनों चीजें मूव नहीं कर सकते, सोर्स और ऑब्जर्वर, उसके लिए वरना एक और फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे सिलेबस में कोई एक चीज मूव करेगी। ठीक है, ओके, क्योंकि बस ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय द डाइवर, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड, जो साउंड उसने हेयर की है डाइवर ने, वो ये। द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर, ये हमें v की वैल्यू दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। Determine the frequency to 3 significant figures. Otherwise, we normally round off things to 2 significant. But if the data is, if any data is given in 3, we round off the answer to 3. और यहाँ पे अगर आप देख लें डेटा 3 में दिया हुआ है हमें। ठीक है, ओके।
तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स निकालनी, ठीक है। डॉल्फिन ने कितनी, डॉल्फिन इज द सोर्स ऑफ बेसिकली साउंड, तो डॉल्फिन कितनी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रही है। तो इसका बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है जो कि क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, इनफैक्ट पिछले पेपर में भी आया है, और वो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ एस बी ओवर वी प्लस माइनस वी एस। बस इसमें चैलेंज ये होता है कि आपको ये खुद से पता लगाना होता है कि प्लस कब यूज होगा और माइनस कब यूज होगा जो डिनोमिनेटर में है। तो उसके लिए बताया था कि अप्रोच इज नेगेटिव, दैट मीन्स अगर सोर्स या ऑब्जर्वर में कोई भी एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, करीब आ रहा है, तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और जब जब इन दोनों में कोई एक दूसरे के करीब आ रहा होता है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और दूर जा रहा होता है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ये बेसिक बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो एफ ओ हमें पता है, हमें वी पता है 1510 है, हमें वी पता है, हमें वी एस पता है, यस वी एस भी पता है, ये है स्पीड ऑफ द सोर्स जो कि डॉल्फिन है। सिंपली इसमें पुट इन करेंगे, आई डोंट वांट टू डू दिस, ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। इसमें से आप अच्छा बस ये देख लें अप्रोच कर रहा है या उसको दूर जा रहा है। कह रहा है द डॉल्फिन स्विम्स डायरेक्टली टूवर्ड्स, अप्रोच कर रही है डॉल्फिन, इसका मतलब अप्रोच इज नेगेटिव, so the formula should be v minus vs. Now just put in the values and you should get the frequency 9 5 3 something, round off करने के बाद 9530 hertz, ठीक है। just put in the values and get the answer. This is vs, this is v, this is fo. Part b, dolphin strikes the bottom of the floating ball to so that the ball rises vertically upwards from the surface of water, ठीक है। मैं यहाँ पे surface of water बना रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। बॉल उसकी सरफेस पे मौजूद थी, और डॉल्फिन डॉल्फिन बना रहा हूँ यहाँ पे भाई, ये देखें कुछ इस तरह की डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन ने इसको ऊपर की तरफ हिट किया है बॉल को, और जो बॉल है वो सरफेस से राइज कर गई और कोई मैक्सिमम हाइट तक पहुंची है, ठीक है। और बॉल वर्टिकली राइज की है, मतलब ये 2D यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन नहीं है। द बॉल लीव्स द वाटर सरफेस विद द स्पीड, सही है, बॉल की इनिशियल स्पीड हमें पता है 5.6 मीटर्स पर सेकेंड है यू, ठीक है। और ए रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब आई कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन, और जब बॉल ऊपर जा रही होगी इट विल बी कांस्टेंट डीसेलेरेशन, राइट, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आते वक्त कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एयर मौजूद नहीं है, और ऊपर जाते हुए कांस्टेंट डीसेलरेशन। अगर एयर हो तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होती है नीचे आते हुए, और ऊपर जाते हुए इंक्रीजिंग डीसेलरेशन होती है, ओके। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट चाहिए, बेसिकली हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें एक्सेलरेशन पता है ऊपर जाते वक्त -9.81, इनिशियल स्पीड हमें पता है 5.6, और फाइनल स्पीड हमें पता है कि नहीं पता, कौन बता सकता है। ये जीरो होगी ना जीरो। हाँ ऐसे पता चला क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, और मैक्सिमम हाइट पे वी होती है 0 मीटर्स। तो मैंने बताया था 3 डेटा काफी होने चाहिए वर्टिकल जर्नी के लिए। तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे भाई, तो देखिए क्वेश्चन पेपर में भी दी हुई है, हाँ यहाँ देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन का है, ये है कि नहीं है, ये रही। 2 इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ दी हुई होती हैं, और 2 ओ लेवल्स वाली हैं, इसलिए वो पता होनी चाहिए। ओ लेवल्स वाली कौन सी है, इसी के साथ एक है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये ओ लेवल्स वाली इसलिए यहाँ पे नहीं दी हुई, और एक कांस्टेंट स्पीड वाली है s इज इक्वल टू b, कांस्टेंट स्पीड वाली जर्नी के लिए, हॉरिजॉन्टल जर्नी के लिए नॉर्मली, और ये तीनों वर्टिकल जर्नी के लिए, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे इन तीनों में से, हाइट के लिए, 2as वाली। यस टाइम तो दिया हुआ नहीं है तो पहली 2 नहीं हो सकती, तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ से s यानी कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हमें पता चल जाएगी, वो होगी 2 इंटू -9.81, ऊपर जा रही है बॉल, इंटू s इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 5.6 स्क्वायर, माइनस माइनस इट्स कैंसल। इस तरह हमारे पास वर्टिकल हाइट आ जाएगी, और उसको 2 में राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी डेटा 3 तक नहीं दिया हुआ। एंड प्लीज जी को मत यूज कर लीजिएगा कि सर ये 3 में दिया हुआ है, जी के अलावा की बात होती है। कोई भी डेटा 3 सिग्निफिकेंट में नहीं दिया हुआ, इसलिए आंसर को भी 2 में राउंड ऑफ करके आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर्स इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट पार्ट, आसान सवाल था ये।
Part 2, the ball leaves the water at time t0 and reaches maximum height at capital T. ठीक है, यानी नीचे से maximum height तक जाने के टाइम को capital T बोला. Sketch the graph to show the speed. Speed time graph बनाना है भाई. A resistance negligible है कि नहीं जरा देख लें. Numerical values required नहीं है. यहाँ पे उन्होंने वापस से बताया कि A resistance negligible है कि नहीं बताया तो पिछले पार्ट में क्योंकि यहाँ बताया था, जरा गौर से सुनिएगा. ये रेड से बना रहा हूँ. Assume A resistance is negligible. इस पैराग्राफ में जो भी बात लिखी हुई होगी ना वो हर पार्ट पे अप्लाई होगी. अगर यही बात पार्ट 1 में लिखी हुई होती मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाता कि यार पार्ट 2 में ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है बिल्कुल भी. लेकिन पहले पैराग्राफ में जो लिखी हुई पार्ट 1 से पहले जो जो इन्फॉर्मेशन है वो हर पार्ट में अप्लाई होगी. इसका मतलब ये पार्ट 2 में भी ए रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, अनलेस यहाँ पे वापस से कुछ उसके बारे में कॉन्ट्रडिक्टरी बात ना की गई हो. Okay, so अगर A resistance negligible है, that means it should be constant deceleration, and speed should decrease with a straight line. ठीक है, like this. यहाँ पे end होना चाहिए. थोड़ा सा यहाँ से शुरू कर लेंगे. ठीक है जी. Numerical values are not required. Otherwise, अगर numerical values required होती तो मुझे बता सकते हैं ये value क्या हो? What should this value be? ये वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसको मैंने येलो से सर्कल किया, बताएं. सर 5.6. एग्जैक्टली 5.6 सही है इनिशियल स्पीड, और ये टाइम कैपिटल टी है. न्यूमेरिकल वैल्यूज वैसे हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? क्या मुझे कोई बता सकते हैं टाइम कितना लगेगा? P is equals to U plus AT से निकाल लें, खत्म. 0 equals to 5.6 minus 9.81 कैपिटल T. यहाँ से आ जाएगा टाइम पीरियड 5.6 अपॉन 981 0 पॉइंट समथिंग. सही है, तो टाइम यहाँ से आ सकता है. लेकिन उसने बोला न्यूमेरिकल वैल्यूज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसलिए सिर्फ 1 मार्क. लेकिन ज्यादा मार्क होता तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज भी निकाल लेते. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज स्टॉप मी राइट देन एंड देयर. ऑलराइट, और चैट में नहीं पढ़ पाऊंगा तो या तो व्हाट्सएप पे बोलना या तो माइक ऑन. पार्ट 3. और मेरी आवाज क्लियर है राइट? लैग तो नहीं हो रही? जी सर. ओके, अब बॉल का मास दिया हुआ है जो कि एसआई यूनिट्स में है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एसआई यूनिट्स में ना हो तो फिर हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है. ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है. कैलकुलेट द चेंज इन जीपीई ऑफ द बॉल एज इट राइजेस फ्रॉम द सरफेस टू द मैक्सिमम हाइट. तो डेल्टा एच फ्रॉम द सरफेस टू द मैक्सिमम हाइट इज 1.6 मीटर्स. ठीक है, इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है बाय द वे हम वो यूज करेंगे, ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. आई होप सो. अच्छा जी, तो डेल्टा एच दिया हुआ है, मास है वी हैव 0.45 किलोग्राम. हर चीज ऐसा यूनिट्स में, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. और जी की वैल्यू हम सबको पता है 9.81. चेंज इन जीपीई का जो फॉर्मूला होता है, चेंज इन जीपीई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम जी डेल्टा एच. 0.45 into 9.81 into 1.6, and we should get how much? We should get 7.1 joules after rounding it off to two significant figures. सही है भाई, बात क्लियर है? आगे चलें नेक्स्ट पार्ट. अब देखिए ये नेक्स्ट पार्ट तीसरी दफा कंसेक्यूटिवली आ रहा है. जून हमने पेपर किया 20 का 2-1, फिर हमने किया मार्च 21 पेपर 2, और अब ये है मार्च 20 पेपर 2. हमेशा देखिए डायनेमिक्स का टिपिकल क्वेश्चन आ रहा है. ये कौन सा टिपिकल क्वेश्चन है? बॉल की स्पीड को एक्सप्लेन करो कि कैसे चेंज हो रही है एयर के अंदर. अब देखें एयर, अच्छा एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, नॉट नेग्लिजिबल है? नॉट नेग्लिजिबल है. तो कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. अच्छा, कह रहा है एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रही है, एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रही है एज द बॉल फॉल्स बैक टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर. इफ एयर, अच्छा सरफेस ऑफ वाटर का मतलब ये नहीं होता इनसाइड वाटर, इसको सरफेस ऑफ वाटर बोलते हैं. ठीक है, टॉप सरफेस ऑफ वाटर. ये सरफेस मैं पहले समझता था जब मैं कर रहा था, ये सरफेस नहीं है, सरफेस इसको बोलते हैं भाई. ठीक है, तो कह रहे जब बॉल वापस सरफेस पे गिर रही थी उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन के बारे में कुछ समझाए मुझे कि एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रही थी.
एंड ए रेजिस्टेंस इस दफा है, ए रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल का मतलब ए रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, ऑलराइट। तो इसके हमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। अब भले 1 मार्क का क्वेश्चन हो, 4 मार्क का क्वेश्चन हो, हम वही लिखेंगे, विल नॉट टेक रिस्क। क्या 4 पॉइंट्स बताएं? स्पीड, ए रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट फोर्स एंड लास्ट में एक्सेलरेशन। ये 4 बातें हम हमेशा इसके थ्रू आंसर करते हैं, so that we get, no matter if the question is of 4 marks, still we get 4 marks, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि जैसे बॉल नीचे आएगी स्पीड बढ़ेगी, है ना। जब बॉल ड्रॉप करते हैं, जब बॉल नीचे आएगी उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ए रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, ए रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो नेट फोर्स कम होगी, नेट फोर्स कम होगी तो एक्सीलरेशन कम होगी, ठीक है। क्योंकि ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, उसने आपसे सिर्फ प्रॉब्ली ये और ये मांगा है। अगर कोई बच्चा ये दोनों बातें भी लिख ले काफी है, लेकिन क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का होता तो वो इसको भी चाहता और ये भी मांग रहा हो, ठीक है। तो फिर हम सब लिखते हो, तो इससे अच्छा है कि आप हर 1 मार्क के लिए भी सब लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन। अगेन दिस इज प्रॉब्ली सेकंड टाइम और थर्ड टाइम डेफिनेशन रिपीट हो रही है, फ्री के मार्क्स हैं, do not lose them, just memorize all the definitions. It is a product of force and displacement. कोशिश करें डिस्टेंस ना लिखें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही लिखें, डिस्टेंस गलत है। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलना भी जरूरी है। अच्छा से पार्ट बी, पार्ट बी में क्या हो रहा है, ये एक स्कीयर है और ये काइट के थ्रू, ये काइट में बेसिकली इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स है 140 न्यूटन की, काइट इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, लेकिन ये मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है? हॉरिजॉन्टली कर रहा है, मूव हॉरिजॉन्टली कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस 140 न्यूटन को ब्रेक करूं तो एक वर्टिकल फोर्स लग रही है जो कि चाह रही है स्काई डाइवर ऊपर की तरफ उड़ जाए, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है जो चाह रही है स्काई डाइवर हॉरिजॉन्टली मूव करे, जिसमें वो अभी मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स होनी चाहिए 140 cos 30, वर्टिकल फोर्स होनी चाहिए 140 sin 30। इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इनके ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ स्कीयर पे इस काइट की वजह से 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 140 cos 30 की, एक वर्टिकल फोर्स अपवर्ड्स वो 140 sin 30 की। एक स्कीयर का अपना वेट होगा, वो होगी डाउनवर्ड जो भी दिया हुआ हो, और कोई फोर्स लग रही है, हाँ अगर ए रेजिस्टेंस हो तो ए रेजिस्टेंस लग रही होगी अगेंस्ट द मोशन, अगर हो तो, ठीक है। तो ये 4 फोर्सेस हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछे वगैरह, तो मुझे देखना एयर है कि नहीं, पहले तो ये भी देखना बाकी है, ठीक है। ओके, अब ये जो स्कीयर है ये हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 4.4 मीटर्स पर सेकंड की, हर सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टली 4.4 आगे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जर्नी कांस्टेंट स्पीड की है, यहाँ से बात समझ में आ गई है। कहाँ लिखा हुआ है? द स्कीयर मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द ग्राउंड विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4.4 meters per second. The wire is at an angle of 30 to the horizontal and tension in the wire is 140 newton. Calculate the work done by the tension. अभी हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो अगर वो डिस्टेंस आगे की तरफ मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो फोर्स भी कौन सी होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल फोर्स होनी चाहिए, वर्टिकल फोर्स होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल। एग्जैक्टली, डिस्टेंस भी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो फोर्स हॉरिजॉन्टल है 140 cos 30, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? सर फाइंड करना होगा। फाइंड करना होगा। Have 30 सेकंड, एग्जैक्टली 30 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? तो s इज इक्वल्स टू vt, v इज 4.4, t इज 30 सेकंड्स, यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। क्यों मैंने s इज इक्वल्स टू vt चूज की इक्वेशन, और कोई क्यों नहीं की 2as वगैरह, वो क्यों नहीं की? बुशरा क्या लगता है आपको? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड में वी कैन ओनली यूज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और ये बोला हुआ है हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। सो 4.4 into 30, इससे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वर्क का, और वो होगा कुछ 1.6 exponent 4 joule. Is it clear or not? I hope this is clear. All right.
Then we have part 2 and says the weight of the skier is 860 newtons. Now we are given the weight, downward force is 860 newtons. The vertical component of the tension in the wire and the weight of the skier combine. कह रहे हैं जो अपवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट है ना टेंशन फोर्स का, और वो कितना है 140 sin 30. इसको मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, ये जो इसने जिसका जिक्र किया है ये है 140 sin 30 अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ टेंशन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन जो कि अपवर्ड्स लग रहा है स्कीयर को, जो इसके वेट के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, वो कितना है 140 sin 30. और जो इसका वेट है डाउनवर्ड्स, ये दोनों मिला के जो रिजल्टेंट बन रहा है उसकी वजह से एक डाउनवर्ड्स प्रेशर है. तो जरा मुझे बात बताएं, पहले एक काम करते हैं, ये स्कीयर है, लेट्स से ये डॉट जो है ना वो स्कीयर है, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, ठीक है, बॉडी नहीं बनानी. तो ये स्कीयर है, मैंने जो रेड डॉट बनाया इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जो कि है 860 न्यूटन जो इसका वेट है. एक इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है जो कि है 140, ये टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है, 140 sin 30. ठीक है, मैं जरा पर्सपेक्टिव देने के लिए, sin 30 कितना होता है, हाफ होता है. sin 30 ये होता है हाफ, एग्जैक्टली. इसको मल्टीप्लाई करते हैं 140 से तो हमें पता चलेगा 70. तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ अपवर्ड फोर्स जो है वो 70 न्यूटन है और डाउनवर्ड फोर्स 860 न्यूटन. इसका मतलब अभी भी एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इस समंदर के ऊपर. तो मैं इन दोनों को अगर हटा दूं तो मैं उसकी जगह रिजल्टेंट बना सकता हूँ डाउनवर्ड्स. what would be the downward resultant force? F net कितना होगा डाउनवर्ड्स, इन दोनों का जो कंबाइंड होगा, कंबाइंड इफेक्ट 790. एग्जैक्टली 860 minus 70. ये 70 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि उसके वेट के कुछ न्यूटन्स को कैंसिल कर रहा है वायर का वर्टिकल कॉम्प, और वो आपने बताया 860 minus 70 होता है 790 न्यूटन्स. तो बेसिकली इस समंदर को कितनी फोर्स फील हो रही होगी कि उस स्कीयर का वेट कितना है, समंदर को लगेगा स्कीयर का वेट सिर्फ 790 है. हालांकि असली में उसका वेट स्कीयर का 860 था, लेकिन क्योंकि काइट ने थोड़ा बहुत हेल्प किया और इसके वेट को अपवर्ड्स एक फोर्स लगाई अगेंस्ट द वेट वर्टिकल, तो इसकी समंदर को इतनी फोर्स फील हो रही है. तो इसकी वजह से जो प्रेशर होगा उसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो इसकी वजह से जो डाउनवर्ड प्रेशर अभी भी लग रहा है ना ग्राउंड के ऊपर या समंदर के ऊपर जो भी, वो है 2400 पैस्कल्स. अगेन ये भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. इक्वल्स टू फोर्स कितनी है 790 न्यूटन अपॉन, यहां से पता चल जाएगा स्कीयर का और ग्राउंड के दरमियान कॉन्टैक्ट एरिया कितना है. एरिया को वहां ले जाए, इसको यहाँ ले आए, and area will be 790 upon 2400 and we'll get the answer which is 0.3. again 2 में राउंड ऑफ कर रहे हैं, कोई भी डेटा 3 सिग्निफिकेंट तक नहीं दिया हुआ, सारे डेटा 2 में है. ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. एनी क्वेश्चन सो फार? नो, ऑलराइट. Part 3, the wire attached to the kite is uniform. कह रहा है ये जो वायर है यूनिफॉर्म वायर है. यूनिफॉर्म वायर का कोई मतलब बता सकता है? एक तो मतलब ये है कि इसका जो डायमीटर है वो थ्रू आउट सेम है. ठीक है, अच्छा. द स्ट्रेस इन द वायर इज दिस. स्ट्रेस का सिंबल ये होता है, और स्ट्रेस के कितने फॉर्मूले पता है? एक तो हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस का एक फॉर्मूला हमें पता है वो है यंग मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. इन दो जगहों पे स्ट्रेस यूज होता है. ठीक है, यंग मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन कांटेक्ट एरिया, और इसके यूनिट भी प्रेशर वाले होते हैं, पास्कल से. यंग मॉडुलस का कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं होता. स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, अच्छा जी, कि कितना ज्यादा एक्सटेंड हो गई. ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें स्ट्रेस दिया हुआ है, वी आर गिवन द स्ट्रेस. कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द वायर. वायर पे फोर्स कितनी लग रही है? वायर पे फोर्स लग रही है 140 न्यूटन की. तो अगर वायर पे 140 न्यूटन की फोर्स लग रही है जो कि हमें पता है, और स्ट्रेस हमें पता है वो है 9.6 एक्सपोनेंट 6. हर चीज ऐसा यूनिट में है, कुछ कन्वर्ट नहीं करना.
तो यहाँ से जो डायमीटर आएगा वो बेसिकली हम पहले एरिया निकालना है, या डायरेक्ट एरिया को मैं ओपन कर सकता हूँ। ये एरिया कौन सा एरिया होता है अगर मैं लेकिन ये वो वायर है जिसमें फोर्स यूं लग रही है कुछ 140 न्यूटन की, सही है। तो ये जो एरिया होता है ना, ये कौन सा एरिया होता है, ये वाला होता है, टोटल एरिया होता है, या ये सिर्फ एक सर्कल ये वाला एरिया होता है? ये सरफेस कौन एरिया सा? होता सरफेस एरिया होता है। बाकी लोगों को क्या लगता है, सरफेस एरिया होता है या क्रॉस सेक्शनल क्रॉस एरिया? सेक्शनल एरिया है। क्रॉस क्रॉस सेक्शन। सेक्शनल एरिया होता है, एग्जैक्टली। ये जो एरिया है ये नहीं होता, बल्कि सिर्फ वो एरिया होता है जिसके ऊपर, या जिसके ऊपर डायरेक्टली फोर्स लग रही है, सही है ना। तो या तो ये बोल लो या तो ये बोलो, ये दोनों सेम एरिया है ना, सेम है ना। और ये एरिया कौन सी शेप है, सर्कुलर शेप है। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला या तो पाई आर स्क्वायर लिख लें, लेकिन क्योंकि मुझे रेडियस नहीं चाहिए, डायमीटर चाहिए। आई होप अब तक आदत हो गई होगी, डायमीटर में एरिया का फॉर्मूला है पाई/4d²। ये r/2 करके ही आया है, ठीक है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, ओके। तो मैं इस एरिया की जगह चाहूँ तो ये सब्स्टिट्यूट कर लूँ शुरू में ही, या फिर बच्चों की तरह पहले एरिया निकालूं और फिर उसको एरिया के फॉर्मूले में डालूं, जो कि मैं करता था पहले। तो वो करना है वो कर लें, या एक डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट करना आई थिंक ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो वो कर लेते हैं हम पहले ही स्ट्रेस के फॉर्मूले को बना लेते हैं। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय पाई/4d², और फिर डिवाइड को करें कन्वर्ट मल्टीप्लाई से, तो मल्टीप्लाई बाय 4/πd²। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, 4f/πd²। लेकिन आई एम श्योर कि काफी लोगों को ये चीज हरकत पसंद नहीं आई होगी। तो फिर मैं काम ये करता हूँ कि पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ और फिर आराम से डायमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आ जाए पहले एरिया निकाल लें। एरिया इक्वल्स टू फोर्स अपॉन स्ट्रेस 140/9.6 एक्सपोनेंट 6। यहाँ से जो भी आंसर आए उसको इक्वेट कर दें पाई/4d², ठीक है। लेट सपोज हमारा आंसर आ गया 20, आंसर आ गया 140 का, एरिया 20 है। अब एरिया को ओपन कर लें पाई/4d² में, 24 वहां मल्टीप्लाई, पाई डिवाइड, अंडर रूट, एंड हियर वी गो। चलें भाई, इसके अब टाइम और वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है 4.3 एक्सपोनेंट -3। पार्ट सी में ये करना है कि हमें दिया हुआ है फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, ठीक है। ये कौन सी फोर्स है, वायर की फोर्स है, जिसको टेंशन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। और ये एक्सटेंशन है, जैसे जितनी ज्यादा फोर्स होगी वायर के ऊपर उतनी ज्यादा वायर एक्सटेंड होगी। बस यहाँ पे अगर आप देख लें कि ये मिलीमीटर्स है, जिसकी जो भी वैल्यू यूज करेंगे उसको 10⁻³ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर ऐसा यूनिट में देना है, ठीक है, ओके। अब कोई एक हवा का झोंका चला है जिसकी वजह से जो वायर के ऊपर टेंशन फोर्स है वो 140 से बढ़ के 210 हो चुकी है। बताने हमें स्ट्रेन एनर्जी में कितना फर्क आया, चेंज चेंज। अच्छा, स्ट्रेन एनर्जी के दो और नाम बताए मैंने आप लोगों को, एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, ठीक है, ये भी नाम। अच्छा, और इसको निकालने का तरीका क्या है, एरिया अंडर, ये भी हम लास्ट क्लास में करा हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ भाई, एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेते हैं, लेकिन फ्रॉम 140 टू 210। तो 140 कहाँ है, जरा मैं यहाँ पे मार्क करूँ, 140 है यहाँ पे, यहाँ 140 ये है, ये 140 है, एंड 210 वो कहाँ है, वो यहाँ, ठीक है। हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें ये एरिया चाहिए, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम 140 न्यूटन टू 210। ये कौन सा शेप है भाई, विच शेप इज दिस, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, जिसमें
जिसके एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड है 140, दूसरी पैरेलल साइड है 210, और हाइट जो है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स है, वो है 0.4 से लेके 0.60 यानी कि 0.2। सही कह रहा हूँ? ये हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। और मसला क्या है, क्या ये मैंने सही लिखा है या मुझे कुछ ऐड करने की जरूरत है इधर? सर वो ऐसा यूनिट में नहीं है डिस्टेंस। एग्जैक्टली। देखो अब ये जो 0.20 है ना, ये मैंने यूज की है एक्सटेंशन की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू यूज की है, और एक्स एक्सिस की वैल्यू ऐसा यूनिट्स में नहीं है। उसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ 10⁻³ भी करना पड़ेगा। यहां से मेरे पास आएगा एरिया अंडर द ग्राफ, जो कि बताएगा चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि शुरू में इतनी एनर्जी स्टोर थी इसके अंदर, बाद में कितनी एनर्जी स्टोर थी, बाद में ये पूरी एनर्जी स्टोर थी। चेंज कितने का आया? इतने का आया। आई होप दिस मेक्स सेंस, एंड द आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? 0.035। दिस इज अगेन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, टू सिग्निफिकेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट इज question 4. For a progressive wave, state what is meant by wavelength. देखिए wavelength, progressive wave, अब ये रोप वाली भी हो सकती है, ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। तो इट्स नॉट गुड if I say, if I talk about distance between two crests or two troughs, या distance between two rarefactions या compression, क्योंकि हमें ये नहीं पता लॉन्गिट्यूडनल है या ये ट्रांसवर्स है। प्रोग्रेसिव तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव वो होती है जिसमें एनर्जी ट्रैवल कर रही होती है, स्टेशनरी जो ना हो। तो इसलिए मुझे यहाँ कोई जेनेरिक वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट ये है कि लेट सपोज, भले ये एक वेव क्यों ना हो, देखिए एक वेव है, ये इसकी पड़ोसी वेव है, ये उसकी पड़ोसी वेव है, तो जहाँ सारे क्रेस्ट मिलते हैं, अगर वहां उन सबको मैं ज्वाइन कर लूँ, तो ये तो ये वेव फ्रंट कहलाता है कि नहीं? और हर एक एक क्रेस्ट के ऊपर है और ये अगले क्रेस्ट के ऊपर है, ये डिस्टेंस वेवलेंथ है। इसका मतलब दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है। अब ये वेव फ्रंट ट्रांसवर्स वेव में भी होते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल में भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, यहाँ पे बोलूंगा कि डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लो, या डिस्टेंस शॉर्टेस्ट इसलिए नहीं बोल रहा कि, अब बोल दे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव या नेबरिंग वेव फ्रंट्स। तो जब जनरल डेफिनेशन दी है तो ये भी बोल सकते हैं, the two consecutive points in phase, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, distance between two consecutive points in phase या distance between two consecutive wave fronts. This one is better because ज्यादातर मार्किंग स्कीम्स में ये वाली डेफिनेशन आती है। ओके ओके, नेक्स्ट पार्ट इज द एम्पलीट्यूड। आप लोग जरा इसकी डेफिनेशन सोचें, मैं रिप्लाई कर दूं। अच्छा जी, चलो। एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का भी फर्क आता है अक्सर, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का क्या फर्क है? डिस्प्लेसमेंट देखें, ये होती है, मैं यहाँ एक वेव बना रहा हूँ, ये इसकी सेंटर लाइन, ये इसकी सेंटर लाइन है, और अगर मैं इस पॉइंट का वर्टिकल हाइट निकालूं, इस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस तरह इस पॉइंट की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये है, इस पॉइंट की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये है। तो हर डिफरेंट पॉइंट ऑन द वेव हैज अ डिफरेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो क्रेस्ट के ऊपर होती है, दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन अ वेव, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ वेव। खैर ये सब बातें लिखने के मार्क्स नहीं है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वही काफी। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का फर्क क्या है? किसी भी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और क्रेस्ट की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अच्छा जी, बीम ऑफ लेजर लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जब भी फॉर्म क्वेश्चन में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आ जाए तो उसका फॉर्मूला लिख लें, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। इसमें डी कौन है? डी है स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस। थीटा जो भी ऑर्डर है, अगर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, उससे लेके जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा तक का एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ये होता है जीरोथ ऑर्डर, तो एंगल ये होना चाहिए थीटा, ठीक है। अगर हमें पूरा 68 दिया हुआ है तो हम इसको हाफ कर लेंगे, क्योंकि ये भी थर्ड ऑर्डर है, ये भी थर्ड ऑर्डर, तो ये कितना होगा? 68 का हाफ 34। थीटा हमेशा जीरोथ ऑर्डर से मेजर होता है, ठीक है। एन कौन से ऑर्डर की बात हो रही है? थर्ड ऑर्डर, जिसके ये थीटा कहाँ से कौन से ऑर्डर के लिए वो है, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट, अब क्या कह रहे हैं भाई, व्हाट इज मेंट बाय, अब देखिए ये जो डेफिनेशंस है ये फजूल के मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स हैं। ये मैट्रिक इंटर की तरह रिपीटेड रट्टे वाली डेफिनेशंस है, ये आप लोगों ने लिखी हुई है नोट में। इसको अगर आपने मेमोराइज कर लिया तो यू कीप ऑन स्कोरिंग दीज मार्क्स विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो डिफ्रैक्शन, जिसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ये क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव when it passes through a narrow hole या edge of a wall, ये भी लिख सकते हैं, और edge of a wall, सही है। जो चीज एक्स्ट्रा है वो बताने, इसे मैं बता देता हूँ, लिख लेता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट अगली बात क्या है? अगली बात है कोहेरेंट वेव्स हैविंग कांस्टेंट, ये रट्टे वाली डेफिनेशंस है। इसकी कॉन्सेप्ट में जाने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके रिलेटेड कोई ऐसा बात नहीं आती है, जो आती है P2 में वो हम डिस्कस कर चुके हैं। waves having constant phase difference, that's it. Okay, now part 2, what is this? This is lambda given, theta is also given, n is equals to 3, third order maxima, n is also given। तीन चीजें तो दी हुई हैं इन चार चीजों में, चौथी चीज आराम से आ जानी चाहिए। डी जस्ट सिर्फ डी नहीं पता, थीटा पता है, एन पता है, लैम्डा पता है। थीटा को बस डिवाइड बाय 2 करना था, इतनी छोटी सी ट्रिक थी, बाकी कुछ भी नहीं। तो सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्लिट्स, यानी कि डी निकालना कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो डी शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन साइन थीटा, 3 इंटू 650 नैनोमीटर्स के लिए नैनो को हटाएंगे की पावर -9 अपॉन साइन ऑफ 34। कोई प्रॉब्लम है भाई इस क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम सो फार? एनीबॉडी? ओके अच्छा, इसमें एक चीज अक्सर वो पूछता है, वो डी नहीं पूछता, बल्कि वो क्या पूछता है? वो पूछता है नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर या पर मिलीमीटर, ये है ना। उसके लिए पहले हम क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? डी निकालने के बाद डी को किससे इक्वेट कर देते हैं? 1/n से। यहाँ पे n कौन है? n है नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर, और अगर पर मिलीमीटर चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर में 10 की पावर -3 या +3 करते हैं, लिखा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, नॉर्मली वो नंबर ऑफ लाइंस मांगता है, डी नहीं मांगता है। यहाँ पे तो और आसान है, सिर्फ डी मांगा हुआ है। अच्छा जी, पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3, लेजर लाइट इज नाउ रिप्लेस्ड विद, ये जो रेड लाइट है इसको ब्लू से रिप्लेस कर दिया। अब ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने थ्योरी में किए, मैं रिमेम्बर डी साइन थीटा इक्वल्स टू एल लैम्डा। एक तो पहले मैंने फॉर्मूला वहां पे यहाँ पे रीराइट किया है, दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको ओ लेवल्स का याद हो, वेव्स का पैटर्न, तो विजिबल लाइट के अंदर जो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली लाइट कौन है? रेड। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली लाइट कौन है? वायलेट। याद है कि नहीं?
उल्टा विबगी और लिखें आप इसको, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और ये वी से मैंने क्या लिखा है, ये विजिबल लाइट। लाइट के अंदर ये सारे कलर्स होते हैं, व्हाइट लाइट के अंदर। उसमें जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो कौन है, वो है रेड। और इन्होंने अब रेड को किससे रिप्लेस किया, ब्लू से। इसका मतलब इन्होंने वेवलेंथ को कम कर दिया या बढ़ा दिया? बढ़ा दिया, वेवलेंथ को कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। जी, तो मैं तो वेवलेंथ चेक कर रहा हूँ ना, वेवलेंथ को कम कर दिया है क्योंकि रेड लाइट को रिप्लेस कर दिया है ब्लू लाइट से, तो वेवलेंथ हैज बीन डिक्रीज। अच्छा, ओ लेवल्स में आपको इनकी वेवलेंथ याद नहीं रखनी होती थी, प्लीज रिमेंबर एएस में यू आल्सो नीड टू मेमोराइज द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ एंड द वैल्यूज ऑफ द वेवलेंथ आल्सो। तो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सब याद रखना, सिर्फ कलर्स की नहीं बल्कि बाकी वेव्स की भी याद रखना। सो मुझे अब आप लोग ये बताएं, इन्होंने क्वेश्चन में किन दो चीजों का रिलेशनशिप पूछा है। इन्होंने बोला है कि मैंने अगर लाइट की वेवलेंथ को कम कर दिया है तो क्या बताओ एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा थर्ड ऑर्डर की। इसका मतलब एन की वैल्यू सेम रखी है थर्ड ऑर्डर, है ना। डी की वैल्यू सेम रखी है, उसको नहीं चेंज कर रहे, सिर्फ किसको चेंज कर रहे हैं, लैम्डा और उसको। तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। अगर कोई दो चीजों का रिलेशनशिप चाहिए हो तो बाकी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। डी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है। इसका मतलब साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो अगर मैं रेड को ब्लू से रिप्लेस करूंगा, यानी कि मैं वेवलेंथ को कम करूंगा, तो थीटा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे ब्लू लाइट हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ, blue light has a shorter wavelength, so theta decreases, यानी कि angle between the, so the angle decreases, बस ये लिखना, angle decreases, ठीक है। I hope this makes sense. By the way, अब स्क्रीन पे ज्यादा ऑर्डर मैक्सिमा दिखेंगे या कम ऑर्डर मैक्सिमा दिखेंगे या उतने ही दिखेंगे? ज्यादा ज्यादा ऑर्डर मैक्सिमा दिखेंगे, क्यों? क्योंकि स्क्रीन पे अब कम एंगल के ऊपर ये 3 है, ये 3 है, तो अब हम स्क्रीन पे ज्यादा जगह अवेलेबल है, ज्यादा ऑर्डर मैक्सिमा देख सकते हैं। क्वेश्चन 5, डिफाइन ओम। ओम का फॉर्मूला रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अगर वो कहता है डिफाइन रेजिस्टेंस, हम कहते वोल्टेज अपॉन करंट, लेकिन उसने यूनिट्स को डिफाइन करने के बोले ओम, हम कहेंगे वोल्ट्स पर एम्पेयर, दैट्स इट। जस्ट राइट वोल्ट्स पर एम्पेयर, yes, you can also write volts, you can also write the like this, ठीक है। ओके, पार्ट बी ओ लेवल्स का क्वेश्चन है। वायर की रेजिस्टेंस दी हुई है आर, एरिया दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया, बस ये मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसको मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा क्योंकि आंसर मुझे एसआई यूनिट में देना है, तो इट आल्सो शुड बी कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट, ठीक है। रेजिस्टिविटी भी एसआई यूनिट में दी हुई है, लेंथ ऑफ द वायर चाहिए, तो आई यूज अ फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। L को सब्जेक्ट बना लेंगे तो R मल्टीप्लाई बाय A अपॉन रो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट R, L इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 0.38। अब 0.38 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 टू द पावर व्हाट, मिली को हटाने के लिए करते हैं, देखो मिलीमीटर का मिली हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 करते हैं। तो क्या यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 होगा कि नहीं होगा, नहीं। दिस इज माय पॉइंट। -6 होगा क्योंकि स्क्वायर है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो ये -3 का भी स्क्वायर होगा। -3 का स्क्वायर होता है माइनस, मतलब -3 का स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, मतलब ये इसका स्क्वायर होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये मिलीमीटर नहीं है बल्कि मिलीमीटर ये मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको समझ लें आप। तो देखें, मैं जब ये मिली को हटाता हूँ तो उसकी जगह लिखता हूँ 10 की पावर -3, ठीक है। और अब इस स्क्वायर को देखिएगा, इस 2 को देखिएगा, ये इसके ऊपर भी आएगा तो ये मीटर स्क्वायर,
और इसके ऊपर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है एरिया को। इसी तरह अगर ये वॉल्यूम होता तो 10 की पावर -9 हो जाता, 3 3 से। ठीक है, ओके। डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी दी हुई है हमें 9.6 एक्सपोनेंट -7। इसको सॉल्व करेंगे, दो सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.71। पार्ट सी में हमें एक्स की रेजिस्टेंस दी हुई है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सीरीज सर्किट है, सी इट्स अ सीरीज सर्किट जिसमें करंट सेम रहता है, हम लोगों को पता है, और वोल्टेज क्या होता है, शेयर हो जाता है। ठीक है, ये V1 है लेट्स से, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V2 बोल लें, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं है यहाँ पे तो। ठीक है, ये EMF दिया हुआ है, सर्किट की वोल्टेज 1.2 है, ये 1.2 शेयर होगी V1 और V2 में, और करंट दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की चाहिए तो ऐड कर देंगे। बेसिक ओ लेवल्स का सवाल लग रहा है, आई एम श्योर इस साल का थ्रेशोल्ड गिरा हुआ होगा, ओ सॉरी उठा हुआ होगा। ठीक है, ओके। The battery P has an EMF. Battery P has an EMF over there, a negligible internal. Explain in terms of energy. एनर्जी के टर्म्स में बताना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एग्जामिनर किस के रिस्पेक्ट से आंसर चाह रहा है कि उसको दिया जाए, एनर्जी के रिस्पेक्ट से। बताओ क्यों पोटेंशियल डिफरेंस एक्स के अक्रॉस लेस है ईएमएफ से। हम सबको पता है ईएमएफ हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों होते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, दोनों जूल्स पर कूलम होता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे 1.2 वोल्ट्स है, यानी कि 1.2 जूल्स पर कूलम है, तो यहाँ पे भी 1.2 वोल्ट्स क्यों नहीं है, यहाँ पे कम क्यों होगा? क्योंकि कुछ वोल्ट्स वहां पे शेयर हो रहा होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं ये आंसर लिखूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। यानी कि अगर मैं क्या लिखूं, सम वोल्टेज ऑफ बैटरी इज शेयर्ड विद रेजिस्टर Y, क्योंकि उसने हमें वोल्टेज की टर्म्स में बात करने को बोला ही नहीं है, उसने हमें एनर्जी की टर्म्स में बात करने को बोला, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हम क्या बोलेंगे कि कुछ एनर्जी कहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, कौन से रेजिस्टर में भी कन्वर्ट हो रही है, वाई में। और किस फॉर्म में हो रही है, बेसिकली वो रेजिस्टर में कौन से फॉर्म में हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल से हीट में। हम लिखेंगे बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी is also dissipated। अगर वहां एनर्जी डिसिपेट हो रही है, इसका मतलब वहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है। सम ऑफ द एनर्जी इज ऑल्सो डिसिपेटेड एट रेजिस्टर Y। ठीक है, एनर्जी की टर्म्स में आंसर देना था। ओके, थर्मल एनर्जी बोल रहे हैं, हीट एनर्जी, डिसिपेटेड, कुछ भी बोल रहे हैं। पार्ट 2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स निकालना है, V1 निकालना है। तो ये सिंपल पोटेंशियल डिवाइडर का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंसेस सीरीज में रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, वोल्टेज शेयर होगा, किस रेशियो से शेयर होगा, रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 0.6 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। याद है फॉर्मूला, रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। तो एक्स की रेजिस्टेंस ये है, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की ये है, टोटल वोल्टेज सर्किट का ये है। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करें, 1.8 अपॉन 1.8 प्लस 0.6 होता है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 1.2 वन जा 1.2 0.9 टू जा वोल्ट। 0.9। अब मुझे बताएं, अभी में मुझे एक चीज गलत लग रही है आंसर में, और वो क्या है? एक चीज गलत है, समथिंग इज रॉन्ग। इट माइट कॉस्ट मी 1 मार्क। व्हाट इज दैट? अहमद, एहबान, बड़े चैंपियन बनते हैं आप लोग, बताएं जरा क्या आंसर, क्या गलत है? सर फॉर्मूला नहीं लिखा आपने।
उससे कुछ नहीं होता, ये मार्क होता है, मेथड सर मार्क होता है या 1.2 माइनस 0.9 करेंगे। नहीं, आंसर सही है, बस थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा मसला है। सर और टू वो ऐसा सिग्निफिकेंट मसला फिगर्स में रखना होता है, लिखना होता है। जी एग्जैक्टली, सो दिस हैज टू बी रिटन as 0.90, not just 0.9. If it is 0.9, write 0.90, ठीक है, otherwise it might cost you 1 mark. वैसे तो might नहीं, it will, but still सही है, हो सकता है एग्जामिनर दे दे, लेकिन मोस्टली नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर मार्क जो होता है वो डिट्टो वही होना चाहिए जो मार्किंग की है। अच्छा जी, पार्ट डी, सो प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा, ये आता हुआ क्वेश्चन ना छोड़ दीजिएगा, मतलब ये आज की वजह से मार्क्स ना लूज कीजिएगा। पार्ट डी, अनदर बैटरी। अब इस बैटरी में 2 सेल्स लगे हुए हैं, और ये कैसे लगे हुए हैं, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। Parallel. एग्जैक्टली, पैरेलल का जरा ये देखो, पूरा ओ लेवल्स चल रहा है भाई, कोई एज सच कोई वो क्वेश्चन नहीं है जो जिसमें एएस कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा हो, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इस पैरेलल सर्किट में बैटरीज जब पैरेलल में लगती हैं तो टोटल ईएमएफ ऐड हो जाता है या सेम रहता है, एक तो ये बताएं, और क्या फायदा नुकसान है, 2-3 आगे पीछे की भी बातें बताएं, क्या हम सिर्फ पेपर कर बताएं, पैरेलल में बैटरी लगाने से क्या फायदा नुकसान सर क्या है, सेम कौन बता रहता है ये सकते हो? टोटल सॉरी, टोटल ईएमएफ सेम रहता है, ठीक है, टोटल ईएमएफ सेम रहता है, और अगर और एक सेल खराब होता है तो एक सेल खराब होता है तो सर्किट काम करता है फिर भी। हाँ, वरना सीरीज में अगर एक सेल खराब हो गया तो पूरा सेल सर्किट गया, सही है, दूसरे जी सेल से भी करंट नहीं आएगा। और और अब मुझे कौन बताएंगे, मुझे कोई और बच्चा बताए आप 2-3 के अलावा, कि लाइफ के बारे में क्या ख्याल है, बैटरी की लाइफ वही रहती है या बढ़ जाती है, एक सेल वाली रहती है या बढ़ जाती है? करंट तो नहीं बढ़ रहा, कि करंट भी बढ़ रहा है ये भी बता, सर्किट का करंट। अब मैं कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज दे रहा हूँ, बल्कि हाइपोथेटिकल क्यों दे रहा हूँ, यहाँ से आए जरा पहले करंट निकालने आए, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे तसल्ली से, ठीक है। मुझे पहले बताया सर्किट का करंट, सर्किट में करंट कितना निकल रहा होगा, तो मैं ओम्स लॉ लगा लेता हूँ पूरे सर्किट के ऊपर, सर्किट का वोल्टेज डिवाइड बाय सर्किट की रेजिस्टेंस, मुझे पता चल जाएगा सर्किट का करंट कितना है। सर्किट की वोल्टेज है 1.2, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की 2.4, तो कितना आ रहा है भाई 0.5 एम्पियर। बैटरी कितना करंट निकाल रही है, हर सेकंड में 0.5 कूलम चार्जेस पास कर रही है, बैटरी हर एक सेकंड में 0.5 कूलम का चार्ज अपने थ्रू पास ऑन कर रही है, ठीक है। अब 0.5 एम्पियर का करंट निकल रहा है इस बैटरी से। अब यहाँ पर आ जाए, अगर आप लोग कह रहे हैं कि सर्किट के वोल्टेज में सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी 1.2 वोल्ट है, पूरे सर्किट का वोल्टेज ऐड नहीं होता, यही बोला है ना आपने, और सही आंसर है बिल्कुल। अब मैं 2-3 जगहों पे एम मीटर्स लगाऊंगा, आपको मुझे बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, और फिर मैं इसको आंसर करूंगा, या मैं खुद ही बता दूं, चलो मैं खुद ही बता दूं, डोंट वांट टू। और ये भी बता दूं कि ये टॉपिक, ये वाली जो भी अभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये ओ लेवल्स का सवाल है, ठीक है, इसका एएस से ताल्लुक है। अच्छा जी, अगर सर्किट की वोल्टेज वही है, सर्किट की रेजिस्टेंस भी अभी वही है 2.4 ओम्स, इसका मतलब सर्किट का जो करंट है वो भी वही रहेगा, जो सर्किट में निकल रहा है वो कितना है, वो होगा जी 0.5 सर ओम। इसका मतलब जो ये वाला एम मीटर है, जो कि सर्किट जिसमें जो सर्किट में यूज हो रहा है बेसिकली, वो कितना शो कर रहा है 0.5 एम्पियर, ठीक है। यानी कि यहाँ से 0.5 आ रहा है बैटरी से, ये पूरी बैटरी 0.5 देगी। व्हाट अबाउट इंडिविजुअल सेल्स, इस सेल का बर्डन कम हो जाएगा या ये भी उतना ही 0.5 दे रहा है, या सेल 0.25 एम्पियर देगा? ये जो बैटरी से करंट निकल रहा है 0.5, ये इन दोनों से 0.55 है या दोनों में शेयर हो गया ये करंट, क्या लगता है? पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज, और क्या शेयर होता है, करंट। देखो क्यों जी सर। बैटरी, तो ये बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है पैरेलल में लगाने से, बैटरी की लाइफ क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि पहले एक अकेला सेल सारा का सारा करंट प्रोवाइड कर रहा था, अब जब ये दोनों मिल गए
तो अब ये सेल 0.25 एम्पेयर दे रहा है और ये सेल भी 0.25 एम्पेयर दे रहा है। समझ में आई ये बात? करंट जो है उसका बर्डन लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए हर अब दोनों सेल ज्यादा अरसे के लिए चलेंगे और सर्किट को लेकिन वही करंट मिल रहा है। तो पैरेलल में लगाने से क्या फायदा हुआ? कोई बच्चा पूछ सकता है सर वोल्टेज तो बढ़ा नहीं, तो क्यों लगाया, खर्चा क्यों किया? इसलिए किया, एक तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई, यानी कि अगर एक सेल खराब होगा फिर भी सर्किट चलता रहेगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चलानी है हमें लेट से। दूसरा, बैटरी की लाइफ बढ़ गई। समझ में आ रही बात? आई होप आप समझ में आ रही होगी। ओके, तो अब इसको आंसर कर देंगे, मैंने पूरी आपको दास्तान समझा दी, अब इसको आंसर कर देते हैं। कह रहे स्टेट वेदर द एडिशन ऑफ द बैटरी क्यू, यानी कि बैटरी क्यू के एडिशन करने से करंट डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या सेम रहेगा। तो रेजिस्टर एक्स में तो वही करंट मिलेगा जो पहले मिल रहा था, क्योंकि ये सर्किट के अंदर लगा हुआ है, ये वाला एम मीटर में तो वही रीडिंग है। लेकिन बैटरी पी से जो पहले करंट निकल रहा था वो पूरा का पूरा 0.5 एम्पेयर निकल रहा था, अब बैटरी पी को बर्डन कम करना पड़ गया है, यानी कि अब वो उसमें करंट डिक्रीज हो जाए। आई होप दिस मेक्स सेंस नाउ। This was only for one mark, but this had a whole story behind it, and this was all from O level. Okay. Next part is part E. The circuit shown is modified to produce a new circuit. अच्छा, ये देखें, एक तो ये अजीब सा जो खूबसूरत नहीं लग रहा है, इसको मैं जरा कन्वर्ट कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा क्या मैंने सही किया या गलत। देखें, करंट यहाँ से आया, इस पॉइंट के बाद इसमें चला गया, I1 और I2 ब्रांचेस बन गई, और इस पॉइंट के बाद वापस से रिकम्बाइन हो गया I1 और I2, यानी कि इसमें वापस से I करंट आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ी बेहतर जो डायग्राम जो हम बनाते हुए आए आज तक वो ये है, यानी कि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए, परफेक्टली पैरेलल में लगे हुए, और रेजिस्टर Y सीरीज में लगा हुआ है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करा, थोड़ा बेहतर इसकी तस्वीर बना रहा हूँ। 1.2 वोल्ट, दिस इज 3.6 ohms, and this is 1.8 ohms, and this is 0.60। ठीक है, इसको अगर मैं फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, 3 रेजिस्टर से 2 रेजिस्टर्स में चला जाऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बेसिकली 3.6 को और 1.8 को अगर पैरेलल में सॉल्व करें तो क्या होता है? ये तो 0.6 ohms एज इट इज है, इसकी क्या रीडिंग होगी अगर मैं 3.6 को और 1.8 को पैरेलल में सॉल्व करूं? तो आए इसको करके देख लेते हैं। 1/3.6 plus 1/1.8 should give us 1/r, और यहाँ से जब हम रेसिप्रोकल वगैरह कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा? 1.2 ohms। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी 1.2 ohms। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क की जगह आई एम राइटिंग 1.2 ohms। यहाँ तक बात क्लियर है? और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं इस सर्किट को और एक रेजिस्टर में कन्वर्ट कर दूं, उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस लक्ष्मी कितनी होगी? व्हाट विल बी दिस रेजिस्टेंस नाउ? देखो, पहले 3 रेजिस्टर से, उससे मैंने 2 में उसको रिड्यूस किया, अब मैं 1 में कर रहा हूं। दिस इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस, ये कितनी होगी? कौन बता सकता है भाई? हाउ मच वुड दिस बी? सर 1.8। 1.8, जस्ट ऐड दीस क्योंकि सीरीज में लगे हुए, तो 1.8 ओम। ठीक है, ये पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट। टोटल वोल्टेज सर्किट का 1.2 वोल्ट है। सर्किट में कितना करंट आ रहा होगा क्या हम निकाल सकते हैं? सर्किट में कितना करंट आ रहा होगा? I = V/R। सर्किट की वोल्टेज 1.2, सर्किट की रेजिस्टेंस 1.8, तो 12/18 कितना होता है भाई? 0.666 है ना? और यही पूछा है व्हाट इज द करंट इन, पूछा है व्हाट इज द करंट इन द रेजिस्टर Y। रेजिस्टर Y में वो पूरा का पूरा करंट जा रहा है जो सर्किट से निकला है। सर्किट से कितना करंट निकला है हमने ये पहले ओवरऑल निकाल लिया। जो ओवरऑल करंट है वो शेयर हो रहा है I1 और I2 में, लेकिन रेजिस्टर Y में जाने से पहले वापस से रिकम्बाइन हो रहा है,
इसको 2 में राउंड ऑफ करो 0.666 को, we'll get 0.67 amperes. That is the answer to the last part of question 5. The answer is 0.67 amperes. I hope it is clear. ठीक है। अच्छा, मैं इसके बारे में 2-3 और बातें बता देता हूँ ताकि अगर वो होती तो हम क्या करते। अभी तो वैसे क्वेश्चन यहाँ पे करंट का खत्म हो गया, लेकिन और क्या क्या पूछ सकता था, चला सुनिएगा। अब देखिए, हमें पता है यहाँ पे करंट जो जा रहा है वो जा रहा है 0.67 एम्पेयर। इसकी रेजिस्टेंस भी पता है। अगर मुझे Y का वोल्टेज चाहिए तो मैं पोटेंशियल डिवाइडर से भी कर सकता हूँ और ओम्स लॉ लगा के भी कर सकता हूँ। ठीक है, V2 अगर जाए तो V2 का एक तरीका तो है ओम्स लॉ लगा लिया, IR। यहाँ से मेरे पास V2 आ जाएगा, उसको 1.2 से माइनस करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। ठीक है, ये जो वोल्टेज है वही X का भी है, वही 3.6 ओम्स का भी है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए। तो ये भी वही V1 है जो कि माइनस करके आया। 1.2 में से V2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये V1 आ जाएगा, जो कि X का भी पोटेंशियल डिफरेंस है और इसका भी है। और फिर अगर मुझे एग्जामिनर पूछता व्हाट इज द करंट इन दी X, इन दी रेजिस्टर X, अगर ये करंट पूछता तो मैं क्या करता, पहले इसका वोल्टेज निकाल लेता V1, और वो कैसे निकालता, V2 को 1.2 से माइनस करके V1 आ जाता। V1 भी है, R1 भी है, यहाँ से I1 आ जाता। जब ये I आ जाता उसको टोटल I से माइनस कर लेता तो ये भी आ जाता। I hope this all is somewhat making sense. Question 6 is the easiest chapter according to me. Second easiest is the radioactivity जो अगला है। सेकेंड easiest कह लो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं अनसर्टेनिटी को भी easiest नहीं बोल रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को easiest बोल रहा हूँ। सही है, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक चीजें करवाते हैं। E is equals to F/Q इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, और E is equals to B/D इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट्स के लिए यूज हो सकता है सिर्फ, और ये हर जगह यूज हो सकता है। ओके, तो पहले पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है आज देख लेते हैं। पैरेलल प्लेट्स है, मतलब ये फॉर्मूला भी लग सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E की वैल्यू दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V की वैल्यू दी हुई है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D। तो सिंपली E is equal to V/D, so D will be equal to V/E, which is 350 upon 1.4 exponent 4, and we should get the answer, which is 0.025 in two significant figures. Part B looks nice because इसमें U में और इसमें कन्वर्ट करना है। इसके यूनिट्स देखें, मुझे यूनिट्स अच्छे लगे। ओके, पार्ट बी में हमें न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है किलोग्राम्स में, और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। लेट्स सपोज ये पैरेलल प्लेट्स हैं, ऊपर लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज्ड है और नीचे नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक न्यूक्लियस रखा हुआ है। ठीक है, ये है वो न्यूक्लियस, और उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अच्छा जी, अब हमें नहीं पता कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, सिर्फ वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और इस न्यूक्लियस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमें दी हुई है, इतनी है। पूछ रहे बताओ व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पिछले पार्ट में दी हुई थी, जो कि अगेन आई वुड एम्फसाइज, एनीथिंग गिवन इन द टॉप पैराग्राफ is applicable to all parts of the question. Anything in the paragraph is applicable to all parts of the question. Electric strength ये है, तो टॉप पैराग्राफ में दी हुई तो यूज हो सकती है। F भी हमें इसी पैराग्राफ में F दी हुई है तो यूज हो सकती है। यहाँ से हमारे पास चार्ज आ जाएगा, लेकिन वो किस में आएगा, कूलम्स में आएगा, जो कि SI यूनिट है कूलम। लेकिन अगर आप यूनिट्स को गौर से देखें, यूनिट्स को अगर आप गौर से देखें, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इरेज हो गया इसकी वजह से। अगर यूनिट्स को देखें, मुझे कूलम्स में आंसर नहीं देना, बल्कि मुझे चार्ज के टर्म्स में आंसर देना है। चार्ज का टर्म्स का मतलब होता है कि 1 E का क्या मतलब है, 1.6 into 10 की पावर 90। एग्जैक्टली 1 E का मतलब होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। तो जो भी हमारा कूलम्स आएगा
लेट्स से ये कूलम्स आ गया, वो कितने ई होगा, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से हम चाहें तो कर लेंगे, या अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके कर लेंगे, ठीक है। तो चलें पहले कूलम्स तो निकालें, उसके बाद ये चक्कर करें। तो कूलम्स निकालने के लिए सिर्फ फॉर्मूला यूज कर लें, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, और फॉर्मूले में Q हम निकालेंगे F अपॉन E, और F is 6.7 exponent minus 15 upon E is 1.4 exponent 4। तो क्या आंसर आ रहा है भाई, चार्ज का कितने कूलम्स आ रहा है, करके बताओ जरा मुझे। 4.8 exponent minus 19, 4.8 exponent minus 19 कूलम्स। आंसर कूलम्स में नहीं चाहिए, वरना तो यही आंसर होता। अब क्या करेंगे हम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। गौर से देखें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर रहे हैं अब हम। यहाँ पे लिखेंगे कूलम्स, यहाँ पे लिखेंगे E, ठीक है। 1E यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितने कूलम्स के बराबर है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। तो अगर हमारा आंसर आया है 4.8 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो ये कितने E है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन करेंगे तो पता चलेगा कि बेसिकली इसको डिवाइड करना था 4.8 अपॉन 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, कैंसिल हो के आंसर आ जाएगा 3E, क्योंकि 1.6 3 4.8 होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये 3E हो जाएगा। ऑलराइट, अगली बात ये है, एक सेकंड, अच्छा मैं इसको इरेज कर दूं भाई, इसको इरेज कर दें, ओके इरेज कर दें। बस हम ऑलमोस्ट खत्म कर रहे हैं, प्लीज अपना स्टेमिना बरकरार रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि आपने कभी देखा है ये जो प्रोटॉन नंबर वगैरह लिखे होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, लेट्स से अल्फा है, लेट्स से अल्फा का यहाँ 2 और यहाँ 4 लिखा हुआ होता है, इसको हम मास नंबर बोलते हैं ऊपर वाले को, है ना, या न्यूक्लियॉन नंबर बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन नंबर। तो इसका अगर मैं अल्फा का चार्ज पूछूं आपसे, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द चार्ज ऑफ अल्फा इन कूलम्स, हाउ मेनी कूलम्स, तो आप क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, है ना, कि 1 प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो 2 प्रोटॉन्स का कितना होगा, है ना। तो बेसिकली अगर इस न्यूक्लियस के पास चार्ज 3E है, तो इसका मतलब ये 2E में लिखा हुआ होता है, क्योंकि अगर कूलम में चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बेसिकली जो नंबर है, ये जो भी न्यूक्लियस है उसको x बोल दो, उसका प्रोटॉन नंबर 3 है, क्योंकि अगर उसका चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के हिसाब से 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब उसका प्रोटॉन नंबर 3 है। समझ में आ रही बात। ये जो नॉर्मली अल्फा का 2 और 4 लिखा होता है, इसमें जो 2 होता है ना, ये यही होता है कि 2E, ये 2E होता है, और ये 4 क्या होता है, ये 4U होता है। क्या मास 4 किलोग्राम्स होता है अल्फा का, है ये 4 किलोग्राम्स होता है, अल्लाह ना करे 4 किलोग्राम्स इतना भारी होता है, वो उठा ही नहीं जाएगा। अल्फा इतना बड़ा अल्फा कभी होता है नहीं, बल्कि ये 4 किलोग्राम्स नहीं होता, ये होता है 4 टाइम्स द मास ऑफ वन न्यूक्लियन। वन न्यूक्लियन इज U, और इसका मास भी क्वेश्चन पेपर में होता है 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम्स। वन न्यूक्लियन इज आइदर वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन, ठीक है। सो कह रहा है, अब इसी तरह हमें बोला कैलकुलेट द मास इन U ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास चाहिए हमें। तो हम मास कहाँ से निकालेंगे भाई, को इसका हमें कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, इसका टोटल मास दिया हुआ है, ये देखो न्यूक्लियन का मास किलोग्राम्स में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा मास इन किलोग्राम्स, मैं यहाँ लिखूंगा मास इन U, या मास इन U नहीं, सिर्फ U लिखना है, और यहाँ पे भी मास हटा दें भले। तो ये देखें 1U बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 1.66, ये क्वेश्चन पेपर में है, ठीक है। बस हम खत्म कर रहे हैं थोड़ी देर में। 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम होता है। तो अगर क्वेश्चन में न्यूक्लियस का मास 8.3 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम्स है, तो वो कितने U होगा। सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड अप्लाई करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट दिस M इज गोइंग टू बी बेसिकली 5U। अच्छा
अब यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, वही मिस्टेक जो हमने थोड़ी देर पहले की है, और वो क्या है? वो है कि इसको 3.0 और इसको 5.0 लिखना है। ठीक है, ये मिस्टेक, इसका ख्याल रखिए। इसका मतलब ये जो भी न्यूक्लियस है उसका अगर सिंबल x हो तो उसका प्रोटॉन नंबर होगा 3 और मास नंबर होगा 5। ठीक है, क्योंकि ये 3e है और ये 5u है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ओके, पार्ट 3, यूज योर आंसर डिटरमिन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे पता चलेगा? इन दोनों को क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। तो न्यूट्रॉन्स होता है मास न्यूक्लियन नंबर माइनस, एग्जैक्टली 5 - 3, इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन्स। अच्छा, ये नंबर है ना, इसके लिए हमें 2.0 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये नंबर पूरे ही होते हैं। यहाँ पे 2.0 लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि या तो 1 होगा न्यूट्रॉन, या 2 होगा, या 3 होगा। 2.5 न्यूट्रॉन्स नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पॉइंट लिखने की अंडरस्टूड है, लिख भी दें तो कोई इशू नहीं। Last question, it should take 5 minutes only, so please bear with me. State and explain whether neutron is a fundamental particle. No, fundamental nahi hai. Why not? Because it is made up of quarks. ये खुद क्वार्क से मिलके बना होता है। इफ यू रिमेम्बर, पिछली क्लास में भी बताया था, प्रोटॉन बनता है अप डाउन क्वार्क से, और न्यूट्रॉन बनता है, याद रखने से, रट्टे मारने। और जिसके बाद रेडियो एक्टिविटी के लेक्चर्स नहीं है, मुझे ईमेल एड्रेस दे देंगे तो मैं बेसिकली 2 लेक्चर्स हैं वीडियो, छोटे छोटे आधे 1 घंटे के, जिसमें आप पूरा रेडियो एक्टिविटी कवर हो सकता है, और एक लेक्चर में इसके पास पेपर है। ठीक है, ओके। और अप कॉर्ड का चार्ज भी पिछली दफा बताया था, +2/3e, और डाउन कॉर्ड का -1/3e। ठीक है, और ये भी बताया था कि जब बीटा नेगेटिव डिके होता है, सब पिछले क्वेश्चन में आया था, बीटा नेगेटिव डिके होता है तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, या बीटा नेगेटिव एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। सही है, एंटी न्यूट्रिनो, जिसका सिंबल ये है। अब एंटी न्यूट्रिनो भी एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, बीटा भी फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन एक हेवी पार्टिकल है, यानी कि हेड्रॉन। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जब बीटा पॉजिटिव डिके होता है उसमें इसका ऑपोजिट होगा। बीटा पॉजिटिव डिके में प्रोटॉन कन्वर्ट होता है इनटू अ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल प्लस अ न्यूट्रॉन प्लस अ न्यूट्रिनो। ये इक्वेशन हम लोग कर चुके हैं उन वीडियो लेक्चर्स में। न्यूट्रिनो का सिंबल है ये, उसके ऊपर बार नहीं बना हुआ होगा। ठीक है, इसके ऊपर न्यूट्रिनो पे बार नहीं होता, और इसका कोई प्रोटॉन नंबर नहीं होता, मास नंबर 0 होते हैं सबके। ठीक है, अच्छा जी, और न्यूट्रॉन, और ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, किसी क्वार्क से नहीं बना, न्यूट्रॉन बना। ओके, अब आ जाए जरा क्वेश्चन। प्रोटॉन स्टेशनरी इन द न्यूक्लियस, स्टेट 2 leptons that are produced by the decay। कह रहा प्रोटॉन स्टेशनरी है इन द न्यूक्लियस, कह रहा प्रोटॉन डिकेस। अगर प्रोटॉन डिके किया है इसका मतलब ये वाली बात हो रही है, प्रोटॉन डिके किया है। प्रोटॉन डिके करता है तो कौन कौन से लेप्टॉन निकलते हैं? बीटा पॉजिटिव एंड न्यूट्रिनो, ये 2 लेप्टॉन्स निकलते हैं। न्यूट्रॉन लेप्टॉन नहीं है। लेप्टॉन का मतलब होता है फंडामेंटल पार्टिकल जो किसी क्वार्क से नहीं मिलके बना हो। तो व्हाट आर द 2 leptons that are produced by proton decay? They are beta positive and neutrino। ठीक है, और हेड्रॉन कौन होता है जो निकलता है? वो न्यूट्रॉन है, लेकिन उसका नहीं पूछा। ओके, फिर कह रहा है लास्ट पार्ट भाई इस पेपर का कंप्लीटली आई थिंक 1.5 घंटे में हुआ है विद एक्सप्लेनेशन, 1.25 घंटे का पेपर, जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। Okay, part of the energy released by the decay is given to the 2 leptons। कह रहा है जो इस decay process में energy release हुई है वो उन 2 leptons को मिली है, और वो बेसिकली किस फॉर्म में मिली होगी? इनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि मूव कर रहे होंगे। जब डिके हुआ होगा बीटा भी मूव कर रहा होगा, न्यूट्रिनो भी मूव कर रहा होगा, तो इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी होगी। अच्छा, जब प्रोटॉन डिके किया होगा तो न्यूक्लियस भी तो मूव कर रहा होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है अगर एक चीज मूव कर रही है दूसरी भी मूव कर रही होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि पार्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड बाय द डिके इज गिवन टू द 2 leptons।
State two possible forms of remainder of the released energy. तेरे जो बाकी एनर्जी है वो किस किस फॉर्म में घूम रही होगी इस सिस्टम में. तो एक तो ये कि जो न्यूक्लियस है उसकी भी तो काइनेटिक एनर्जी होगी. न्यूक्लियस भी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ताकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी ओबे हो. इसके डिके प्रोसेस से पहले सब स्टेशनरी था, तो डिके के बाद भी मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए. ठीक है, पहले मोमेंटम जीरो था तो अब भी जीरो होना चाहिए. अगर एक चीज राइट पे मूव कर रही है तो कुछ चीज लेफ्ट पे होगी. ठीक है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस भी मूव कर रहा होगा, तो न्यूक्लियस के पास काइनेटिक एनर्जी है पहला. और कौन सी एनर्जी है? बेसिकली गैमा रेडिएशन भी निकलता है. तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी वो किस में निकल रही होगी? वो होगी गैमा रेडिएशन. ठीक है जी. तो ये थे 7 क्वेश्चन जो कि आज हमने वन गो में कर लिए हैं. देखते कौन कौन अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ. एंड मोस्ट पीपल आर. अच्छा जी, इफ देयर एनी क्वेश्चन प्लीज पूछ लें.